जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 3 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पास आप लोगों के लिए काफी सारे कोर्सेज हैं। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के भी प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई की जाती है और हर साल हमारे कोर्सेज अपडेट होते हैं। तो आप इन दिए गए नंबर पर फटाफट कांटेक्ट करिए और कोर्सेज को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आपने कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं। और ये हैं आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। टॉपिक्स जो मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान से जो है वो सुनना है, समझना है, और फिर जो चीज बताऊंगा नोट डाउन करने की वो नोट डाउन कर लेना। प्रणव कौर, अच्छा, आपने बैच जो है वो ले लिया है 17 जुलाई को, और कैशबैक मेरा नाम लेके देखो। एक बार पैसा डाल दिया जाता है तो फिर कैशबैक नहीं मिलता है भैया। ये ये व्यापार का उसूल है गुरु। तो नहीं यार, कैशबैक तो नहीं मिलेगा। बट यस, मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स पूरी हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपके साथ खड़ी है। आप बाकायदा जो है वो तैयारी अपनी करिए, जो भी डाउट्स हो बिल्कुल सामने वाले का सर जो है वो खा जाओ डाउट सॉल्व करने करने के लिए। जब तक डाउट सॉल्व ना हो तब तक छोड़ना नहीं है। बाल पकड़ के खींच लेना है कि भाई मेरा डाउट सॉल्व करो। जब तक मेरा डाउट सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो, अल्टीमेटली आपको जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होना है कि हाँ यार सामने वाले ने बहुत बता दिए तो आप सोचो कि सेटिस्फाई हो गए। नहीं, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तब तक छोड़ना नहीं है चीजें। जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक बने रहो, क्योंकि भैया आपका करियर है, तो यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स। और आपको वैसे इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो काफी प्रोफेशनल है, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आपका डाउट जो है वो सॉल्व भी करवाएंगे। इसका पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि आप दिए गए नंबर पर, ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए, पीडीएफ की जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, और सभी लोगों ने काफी अच्छे आंसर्स भी जो है वो दिए हैं। बस ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन रखो, आंसर्स जो है वो देते चलो, सिलेक्शन नजदीक में है बस। ठीक है, चलिए आप समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो अपन सबसे पहले टॉपिक को जो है वो कवर करते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट होता है। क्लाइमेट चेंज और गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 1 के का जो आपका सिलेबस है उसमें क्लाइमेट चेंज आता है, ज्योग्राफिकल फीचर आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इवन पेपर 3 एनवायरमेंट और वाटर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम कहां पर है गाइस? हिमालय का सिस्टम है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप जानते ही हैं। इस टॉपिक के अंदर बात हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम के बारे में। देखो, ये जो सिस्टम है इसके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल स्टडीज में आपको लिखवा दिया जाता है। और इस पर्टिकुलर गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम का जो साइज है वो 549 किलोमीटर स्क्वायर का साइज है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसका 48% एरिया हमेशा बर्फ से कवर्ड रहता है। और यहां के मेजर ग्लेशियर्स हैं, जो सबसे बड़ा है वही है गंगोत्री, सबसे बड़ा 140 किलोमीटर स्क्वायर का। फिर इसके अलावा ये सब ग्लेशियर्स के नाम लिख लो। 4 मेजर ग्लेशियर्स हम लोग को गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। ये चारों ग्लेशियर सिस्टम के नाम लिख लो: गंगोत्री, चतुरंगी, रक्त वर्ण और मेरू। मेरू, तो ये 4 ग्लेशियर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसी फॉर्म में लिख लो आप 140, 75, 37। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि इनमें से आप इसको अरेंज करो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। अब क्या हो रहा है, हमें जो है वो देखने को मिल रहा है कि एक रीसेंट स्टडी जो है वो सामने आती है। उसने 1980 से लेकर 2020 के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को रिकंस्ट्रक्ट किया। मतलब कि इन्होंने लगभग 40 साल का जो डेटा है उसका एनालिसिस किया, है ना, 40 इयर्स के डेटा को। और जब इन्होंने एनालाइज किया तो ये चीजें सामने आती हैं
कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से स्नो मेल्ट और रिवर डिस्चार्ज के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जो आप लोग जानते ही हैं। तेजी से स्नो मेल्ट जो है वो हो ही रहा है ना। रिवर्स जो है उनका फ्लो कम ज्यादा जो है वो हो ही रहा है, ज्यादा ही मान लो अभी के लिए, है ना। और इवन जब रिवर का फ्लो ज्यादा होगा तो वो अपने डायरेक्शंस भी चेंज कर सकती है। यस, तो ये बता रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। ऐसी कोई चीज नहीं लिखी इसमें कि जो आप बिल्कुल ऐसा बोलें कि अरे ये क्या है, आए ये क्या है तो ऐसा तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं कि भाई टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, स्नो मेल्ट का पैटर्न चेंज हो रहा है, तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो पानी की रफ्तार जो है वो नदी की बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए तो फ्लड जैसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती। GLOF, क्या मुझे कोई फुल फॉर्म बताएगा GLOF का? GLOF की सिचुएशन लगातार हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, है कि नहीं। तो क्या चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो ये देखो आप, ये मुद्दा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टॉपिक लिखने वाला नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्नो जल्दी पिघल जा रहे हैं। अब रिवर डिस्चार्ज का पीक मॉनसून के आगे नहीं बल्कि अर्ली समर्स में ही आ रहा है। नदियों का पानी अर्ली समर्स में ही बहुत तेजी से जो है वो स्तर इसका बढ़ता जा रहा है। शॉर्ट टर्म में पानी ज्यादा मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में ग्लेशियर्स रिट्रीट करेंगे और डिस्चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि भाई एक समय के बाद जो है वो ग्लेशियर का पूरा पानी जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो ये बेसिकली आर्टिकल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया लॉन्ग टर्म में स्थिति बड़ी खराब है, लॉन्ग टर्म में स्थिति बड़ी दर्दनाक है, तो उसको संभालना जरूरी है। प्रेसिपिटेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, बारिश का पैटर्न, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बस वही बता रहा है। पहले स्नो गिरता था तो जो स्टोरेज बनता था, अब बारिश ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से शॉर्ट टर्म फ्लड्स बढ़ रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म वाटर स्टोरेज जो है वो कम होता जा रहा है। एग्जाम्पल, सोचो कि आपके पास एक बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है ना। पहले आप स्नो के फॉर्म में डिपॉजिट करते थे, यानी कि पहले आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करते थे और धीरे धीरे निकालते थे। अब क्या हो रहा है, अब डायरेक्टली जो है वो आप पैसे ज्यादा जो है वो निकाल रहे हो, अब डायरेक्टली कैश जो है वो आ रहा है और खर्च जो है वो तेजी से हो रहा है। तो यही ग्लेशियर है कि तेजी से जो है वो खर्च होना, टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, पानी जो है वो तेजी से खर्च हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हालांकि एग्जाम्पल मजेदार नहीं बना ना, कुछ तो भी एग्जाम्पल बन गया अभी हो जाता है कभी कभी ऐसा, पढ़ाते पढ़ाते में हो जाता है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बाकी कंसेप्ट तो समझ गए ना आप कि ग्लेशियर जो है वो तेजी से मेल्ट हो रहा है और उसी कारण ये हम लोग को बाढ़ और ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। आओ, भागीरथी नदी पे क्या इंपैक्ट है, तो फ्लड रिस्क ज्यादा है भैया, शॉर्ट टर्म इफेक्ट इसका ये है, स्पेशली मॉनसून के दौरान। एक तो बारिश से भी पानी आ रहा है, फ्लैश फ्लड के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो ये डेंजर है। फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ग्लेशियर खत्म हो जाने से नॉन मॉनसून सीजन में पानी की कमी हो जाएगी भैया, क्योंकि यही तो ग्लेशियर्स हैं जो नॉन मॉनसून टाइम पीरियड में पानी की व्यवस्था करते हैं, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। तो लॉन्ग टर्म में स्थिति बड़ी दर्दनाक होने वाली है, तो यही चीज यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, ब्रॉडर क्लाइमेट कंटेक्स्ट में जो है वो हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो हिमालय का वार्मिंग रेट पता है ग्लोबल एवरेज से 2 गुना ज्यादा है, ये भी लिख लो भैया आप। हिमालयन रीजन जो है वो ग्लोबल एवरेज से 2 गुना ज्यादा तेजी से जो है वो बर्न हो रहा है। ब्लैक कार्बन, फॉरेस्ट फायर, क्रॉप बर्निंग यानी कि स्टबल बर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, और इंडस्ट्री से स्नो को ज्यादा एब्जॉर्बेंट बनाता है, जिससे ग्लेशियर मेल्ट और फास्ट हो जाते हैं। तो ब्लैक कार्बन जो है बहुत खतरनाक है, मेन सोर्स ब्लैक कार्बन है, जिसकी वजह से और स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। गंगा बेसिन में 40% इंडिया की पॉपुलेशन डिपेंडेंट रहती है, ये फैक्ट भी आपको पता होगा। भागीरथी नदी जो गंगोत्री से निकलती है, जो ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो पावर और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीजें हैं। तो भाई सैटेलाइट ड्रोन से का उपयोग करो, आप मॉनिटरिंग करो प्रॉपर तरीके से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, वेस्टेज कम करो, ब्लैक कार्बन को कम करो, पॉल्यूशन कंट्रोल करो, है ना।
कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो, फ्लड के रिस्क जो है वो जिससे कम हो सके। तो गंगोत्री ग्लेशियर गाइस बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज की वजह से खराब होता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। शॉर्ट टर्म में फ्लड्स बढ़ेंगे, बट सबसे बड़ा खतरा यही है कि पानी की समस्या आने वाले समय में होने वाली है। इसलिए हमें प्रॉपर प्लानिंग, पॉलिसीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है इस सिचुएशन को लॉन्ग टर्म में हैंडल करने के लिए। तो ये था एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसर्न वाला टॉपिक था कि लॉन्ग टर्म में पानी की समस्या बढ़ने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया चाइना के बीच में जो बातचीत हुई है, कहां पर? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। याद आ रहा है कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, कुछ हमने जो है वो चर्चा करी थी कि हमने चाइना को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया, हालांकि चाइना के साथ बातचीत भी रखी है हमने। तो 31 जुलाई 2025 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान तियानजिन चाइना में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में मीटिंग हुई। ये 2024 के कजान में जो रशिया में मीटिंग हुई थी, इसके बाद दोनों लीडर्स की पहली बड़ी मीटिंग थी, या फिर आप कह सकते हो कि पहली बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो गलवान स्टैंड ऑफ के बाद जो है वो यहां पर गए हैं, चाइना में गए हैं। ये दोनों चीज आप मेंशन कर सकते हो, जो आप जानते ही हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। मीटिंग में किन चीजों के बारे में डिस्कस हुआ, तो कल भी हमने डिस्कस किया कि दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया कि रिलेशनशिप को जो है वो और मजबूत बनाएंगे, है ना। और दोनों लीडर्स ने फोकस किया इंडिया और चाइना पार्टनर जो है वो डेवलपमेंट में है, कॉम्पिटिटर्स नहीं है। ये बोल रहे हैं कि भैया हम दोनों जो है वो राइवल थोड़ा ना है, हम दोनों दुश्मन थोड़ा ना भाई, हम तो डेवलपमेंट पार्टनर है यार, हम तो मिलकर डेवलपमेंट करते हैं। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी है, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। जरूरी भी है चाइना जैसी कंट्री के लिए। फिर बॉर्डर और सिक्योरिटी मुद्दे पर हमने बात करी, कहा कि 2024 के बाद से डिसएंगेजमेंट के बाद बॉर्डर पे शांति बनी हुई है। दोनों साइड्स ने एक्सेप्ट किया कि एलएसी पे शांति और ट्रैंक्विलिटी इस सस्टेनेबल बायलैटरल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है वो बातचीत जारी रहेगी। साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म में दोनों ने बोला कि भाई हम जो है वो टेररिज्म के खिलाफ खड़े रहेंगे। मल्टीलैटरल ट्रेड प्लेटफॉर्म में फेयरनेस की बात करी कि भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो आज की डेट में टैरिफ्स को बढ़ा रहे हैं तो वो ना बढ़ाएं, फेयरनेस जरूरी है। पीएम मोदी ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। एक की पॉइंट, इंडिया चाइना टाई शुड नॉट बी सीन थ्रू द लेंस ऑफ अ थर्ड कंट्री। कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप किसी दूसरी कंट्री की आंखों से या नजरिए से ना देखे, मतलब क्लियरली पाकिस्तान को जो है उन्होंने ये हाईलाइट किया। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स के लिए फ्लाइट्स अब आएंगी, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा स्टार्ट की जाएंगी। तो ऐसी भी चीजें यहां पर हुई हैं। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं उतनी, ये बहुत बहुत बेसिक टॉक्स हैं जो हम लोग को नजर आ रही है, राइट। एक बस बेसिक सा बस आइडिया होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है इसमें खास इतना। आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो देखो यार, अस्काई चिन जो चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया है और अरुणाचल प्रदेश पे लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहे हैं। इवन चाइना तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है ना, वो हर चीज को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता रहता है। डोकलाम में आप देखिए 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ, गलवान में 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ। तो ये सब थोड़े से फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको, है ना। ये फैक्ट्स जिनको नहीं पता ये थोड़े से लिख लेना कि कब कब स्टैंड ऑफ हुए इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना ने एलएसी के पास एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, रोड्स, एयर स्ट्रिप्स, हेलीपैड्स बनाए हैं। दोनों तरफ ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट का रिस्क जो है वो बड़ा है, दोनों तरफ एक दूसरे, यानी कि दोनों कंट्रीज अपने अपने सोल्जर्स को बॉर्डर एरियाज पर जो है वो ज्यादा मात्रा में तैनात करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जा रहा है, तो चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भी हमारे लिए एक प्रकार से डेंजर सिग्नल का साइन जो है वो देती है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ जो है वो मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे जो कि विवादित है। तो डिस्प्यूटेड क्षेत्र पे अगर आप ये ऐसी एक्टिविटीज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया उस चीज को पसंद नहीं करेगा। पाकिस्तान को मिलिट्री और न्यूक्लियर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है चाइना, इंडिया के लिए ये डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर ट्रेड इंबैलेंस भी सबसे बड़ा है हमारे पास, $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट। चाइना बहुत माल इंडिया में फेंकता है ना। इंडिया जो है वो हेविली इंपोर्ट कराता है इलेक्ट्रॉनिक्स को, फार्मा के एपीआईज को। एपीआईज पता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स इसको हम लोग बोलते हैं। दवाई बनाने के लिए जो बहुत बेसिक चीज होती है, इसके बिना दवाई नहीं बनती है।
तो वो होते हैं ये एपीआईज, तो वो हम चाइना से बुलवाते हैं। मशीनरी हम चाइना से बुलवाते हैं। तो हम बहुत डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर काफी सारी चीजों पे, तो इस पर हमें काम करना जरूरी है। फिर मल्टीलेटरल फॉर्म में, फोरम्स में, यानी कि प्लेटफॉर्म्स वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडिया की एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया की एंट्री को अपोज करता है ये चाइना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस डिले करवाता है पाकिस्तान को टेररिज्म की लिस्ट में जो है वो डालने के लिए। हम जैसी बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, चाइना अपना वीटो जो है वो लगाकर हमारी इस बातचीत को डिले कर देता है। यूनाइटेड नेशन में सुधार, जहां इंडिया को सपोर्ट मिलता है, चाइना वहां पर अपोज कर देता है। तो ऐसी हरकतें भी वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे अगेंस्ट करता है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी इसने चाइना ने जो है वो हम्बनतोता पोर्ट यानी कि श्रीलंका में अपना कब्जा बना के रखा हुआ है, पाकिस्तान के ग्वादर में कब्जा बनाया हुआ है, म्यांमार, मालदीव्स में। तो ऐसे करके ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया को हर तरफ से जो है वो घेर रहा है। इंडिया को स्ट्रेटेजिकली इनसर्कल करने का अटेम्प्ट जो है वो चाइना का है। चाइनीज एप्लीकेशन, टेक कंपनीज हमारी कंट्री की डेटा सिक्योरिटी के लिए खतरा है, प्राइवेसी के लिए खतरा है कि नहीं? ये एस्पियोनेज करता है, साइबर एस्पियोनेज, यानी कि हमारे ऊपर निगरानी रखता है। इसके डिवाइसेस जो इंडिया में है उसमें इलीगल तरीके से जो है उससे सुनना, उसको कंट्रोल करना है, डेटा कलेक्ट करना, खुफिया इंफॉर्मेशन निकालने की जुगाड़ करना, इन सब में लगा रहता है ये। तो ऐसी तो इसकी हरकतें हैं। ये देखो, साइबर सिक्योरिटी, एस्पियोनेज, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला मुद्दा जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है। स्टेबल वीजा तैयार करता है ये कि जो लोग अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, हमारे पास आ जाओ स्टेबल वीजा के थ्रू। मतलब कुल मिलाकर ये जानबूझ के इंडिया को अलग करने की कोशिश करता है, इंडिया के लोगों को जो है वो थोड़ा सा एलियनेट करने की प्लानिंग करता रहता है। पानी से रिलेटेड डिस्प्यूट तो ब्रह्मपुत्र नदी का आपको पता ही है, यारलंग जैंगपो का। तो वहां पे हर बार इसकी हरकतें रहती, कब पानी रोकना, छोड़ देना एकदम से, तो बहुत सारी ऐसी हरकतें इसकी बनी रहती है। बट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुए कि अभी डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो रिज्यूम की जाएंगी, टूरिस्ट वीजाज रिस्टोर किए जाएंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा रीस्टार्ट की जाएगी। 2020 से पहले पेट्रोलिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो रिस्टोर हुए हैं, बफर जोन जो है वो बनाए गए हैं। बॉर्डर ट्रेड जो है वो होगा लिपू लेक, शिपकीला, नाथुला के थ्रू। एयर सर्विसेज अपडेट करने की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट जो है वो होगी। चाइना ने फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ पे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। काफी सारी चीजों पर चर्चा हुई है, बाकी एक एक करके आपको लिखने की, देखो फिर से रिपीट कर दिया, फ्लाइट्स और मानसरोवर यात्रा रिज्यूम कर दी। जर्नलिस्ट मीडिया, मीडिया एंगेजमेंट, जर्नलिस्ट वीजा, मीडिया एंगेजमेंट, इन सब पर काम किया है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो अच्छी डिप्लोमेटिक जो है वो बातचीत जो है वो करना जरूरी है। अब अच्छी डिप्लोमेटिक बातचीत तो कुछ नहीं होती गाइस, देखो सब अपने इंटरेस्ट की पूर्ति है वो होती है, ये तो सिर्फ लिखने वाली कहानी होती है कि हम लोग को जो है अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, बायलैटरल रिलेशंस, ये वो बिल्कुल हम अच्छे ही रिलेशन मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है। बट कोई अगर हमारे इंटरेस्ट के विरुद्ध जाता है तो फिर उसको फिर हम छोड़ते भी नहीं है। सो दिस शुड बी द अप्रोच। बट लिखने वाली अप्रोच जो है ना वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वैसी होनी चाहिए कि जैसे कि अब आपको मेंस का आंसर में जो है वो लिखना है, तो आप ये लिखो कि भाई रेगुलर हम लोग हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग्स कंडक्ट करें, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पर बातचीत हो, तो ऐसा लिखें हम। प्लेटफॉर्म जो है, जो हमारे RIC, G20, ब्रिक्स, SCO, इनका उपयोग करें एंगेजमेंट के लिए, है ना। तो मेंस में लिखने वाली चीज ऐसी होती है ना। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म जो है वो शुरू करें बॉर्डर लेवल पे टॉक्स करने के लिए, यानी कि बॉर्डर पर बातचीत के पर्पस के लिए। तो ये सब लिखने वाली चीजें होती हैं, है ना। LAC से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम लोग जो है वो लेकर आए। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से China+1 स्ट्रेटेजी जो है वो होनी चाहिए, डाइवर्स सप्लाई चेन होने चाहिए, ट्रेड इंबैलेंस को जो है वो कम करना है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो China+1 स्ट्रेटेजी क्या है? एक सिंपल सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, काफी सारी इंडस्ट्रीज है वो चाइना को छोड़ रही हैं तो दैट इज कॉल्ड China+1 स्ट्रेटेजी। बट आप मुझे इसमें प्रॉपर तरीके से क्या आप मीन्स में आंसर लिखेंगे China+1 पॉलिसी का,
या स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे वो आप मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, यही चीजें हैं, नॉन अलाइनमेंट प्लस मल्टी अलाइनमेंट को मेंटेन करें। इंडिया यूएस क्वाड की जो टाइज हैं, तो जो चाइना के खिलाफ जो है वो नहीं है, उस चीज को प्रस्तुत करें, हालांकि चाइना के खिलाफ ही होते हैं ये सब। ठीक है, क्योंकि क्वाड ग्रुप ही बना इसलिए था, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स जो थे वो चाइना के खिलाफ ही तो थे। ठीक है, इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो सर्व करें। कुल मिलाकर गेम हमारा इंटरेस्ट का होता है मेनली, है ना। स्टूडेंट एक्सचेंज, कैलाश यात्रा, वीजा फैसिलिटेशन, इन सब के थ्रू पीपल टू पीपल और कल्चरल डिप्लोमेसी जो है वो बरकरार रखें, मेंटेन रखें। सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसके मेजर्स भी जो है वो लेते रहें। डिफेंस को लेकर प्रिपेयर्ड रहे हम लोग, जो कि हम रहते ही हैं। बॉर्डर प्रिपेयर्डनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बढ़िया रहे। अगर हम देख रहे हैं कि चाइना वहां पर जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, तो हम भी डेवलपमेंट करें, है ना। तो वो सब चीजें, बस और कुछ नहीं है। इंडिया चाइना रिलेशन एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है गाइस, कॉपरेशन भी है और कंपटीशन भी है। और रीसेंट बातचीत जो हुई है ना, वो एक पॉजिटिव सिग्नल तो दे रही है, बट यस ट्रस्ट डेफिसिट का इशू तो है ही। ट्रस्ट डेफिसिट के साथ साथ ट्रेड डेफिसिट है ना। ऐसी काफी सारी चीजें हैं। तो बस ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए एक अच्छा टॉपिक था, जिसकी आपको एक अच्छी खासी जानकारी होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हायर जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफी लो है, उसको लेकर एक आर्टिकल सामने आया है। 30 अगस्त 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें चिंता व्यक्त की गई कि हायर जुडिशरी में महिला काफी अंडर रिप्रेजेंटेड है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोलिजियम से अर्जेंट एक्शन लेने की डिमांड की है, इसलिए यह टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला। तो आइए देख लीजिए। हाई कोर्ट्स के 1100 सैंक्शन पोस्ट में से पता है 670 जजेस मेन हैं और सिर्फ 103 महिला जजेस हैं। बाकी की पोस्ट अभी भी खाली हैं। कुछ हाई कोर्ट्स जहां 0 महिलाएं हैं वो है उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ये ऐसी हाई कोर्ट है जहां पर एक भी महिला जज नहीं है। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर गैप को है वो शो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सिर्फ एक महिला जज है। 2021 के बाद से अब तक कोई वुमेन जज अपॉइंट नहीं हुई। पता है आपको, हमारी बहुत ही जल्दी एक महिला जज जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे है वो विराजमान होंगी, वो भी मात्र सिर्फ 36 दिनों के लिए, 36 डेज के लिए। पता है आपको क्या उनका नाम क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। ये स्थिति है भाई, एक भी महिला जज 2021 के बाद से अपॉइंट नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन उसने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की है, क्योंकि रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स में किसी भी महिला जज को इंक्लूड नहीं किया गया। ये जेंडर इंबैलेंस का कंटिन्यूएशन जो है वो शो कर रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन उसने डिमांड करी कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोलिजियम को महिला जजेस की अपॉइंटमेंट्स पे तुरंत फोकस करना चाहिए, महिलाओं को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने मई और जुलाई 2025 में सीजीआई को लेटर्स तक लिखे थे, बट फिर भी कोई एक्शंस नहीं लिए गए। ठीक है, फिर इन सब चीजों के पीछे मेन मुद्दा जो है वो क्या है? तो बेंच पे फेयर और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये कहा गया। जुडिशरी में पब्लिक ट्रस्ट भी स्ट्रांग तभी होगा जब डाइवर्सिटी होगी, हर एक बैकग्राउंड से लोग जो है वो जुडिशरी का हिस्सा बने रहेंगे, है ना। डाइवर्स एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो जुडिशियल पर्सपेक्टिव को और बेहतर बनाता है, क्योंकि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, है ना, आते हैं, तो और बेहतर डिसीजन जो है वो लेने में सहायता मिलती है। कोर्ट्स को सोसाइटी की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देती हैं, वैसे ही जुडिशरी में भी जेंडर डाइवर्सिटी इंश्योर करना जरूरी है। तो क्या करें हम लोग? तो सबसे पहली चीज तो यही है यार, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोलिजियम जो है वो जेंडर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग जो है वो तैयार करे, अपॉइंटमेंट्स तैयार करे। मिनिमम कोटा या मिनिमम टारगेट्स महिला जजेस के लिए होना चाहिए। मेरिट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों को बैलेंस करना होगा। वुमेन एडवोकेट्स को और भी जो दूसरी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जिनके पास लीडरशिप पोटेंशियल है उनको प्रमोट करना जरूरी है। देखो लूप होल तो ये भी है कि हमारे पास जो लोअर जुडिशरी जो है या हाई कोर्ट जो है वहां पर भी महिला एडवोकेट्स है ही नहीं, बहुत कम है। तो उनको प्रमोट करना जो है वो जरूरी है ना। जुडिशियल पाइपलाइन को जो है वो हम लोग मजबूत बनाएं, स्ट्रेंथन करें, इंकरेज करें कि और ज्यादा से ज्यादा वुमेन को बार और लोअर जुडिशरी में जो है वो इंकरेज करें, ताकि हायर अपॉइंटमेंट्स के लिए पूल रेडी हो। जेंडर सेंसिटिव सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज वो सब अवेलेबल होनी चाहिए कोर्ट प्रेमाइसेस में या जुडिशरी प्रेमाइसेस में।
रेगुलर जेंडर वाइज डेटा पब्लिश करना है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जुडिशियल डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाकर प्रोग्रेस ट्रैक करें हम लोग, क्योंकि ये इंडेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडेक्स के जरिए हमें प्रोग्रेस मिलती रहेगी कि भाई कितने टाइम पीरियड में कितनी महिला जजेस को अपॉइंट किया गया। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करना है, तो इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ही। तो ये जुडिशरी रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अच्छा है, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। जुडिशरी गाइज एक पिलर है डेमोक्रेसी का, और अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लो रहा तो जस्टिस सिस्टम इनकम्प्लीट रहेगा। तो जेंडर डाइवर्सिटी सिर्फ इक्वलिटी का मैटर नहीं है, बल्कि आप देखिए पब्लिक का ट्रस्ट भी तो इसके ऊपर निर्भर रहता है, समझे। तो ये चीजें हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करें। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि महानदी नदी का पानी जो है वो पानी से रिलेटेड जो मुद्दा है वो रिजॉल्व हो सके जल्दी। तो महानदी नदी का मुद्दा किनके बीच में है? ओडिशा छत्तीसगढ़ स्टेट के बीच में। आपको बता दें ये डेवलपमेंट 6 सितंबर 2025 को महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल की हियरिंग से पहले हुआ है। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो ट्राइब्यूनल जो होता है नदियों के पानी की शेयरिंग से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल जो बनाया जाता है, तो उस ट्राइब्यूनल को कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है, सुप्रीम कोर्ट बनाती है, कौन बनाता है बताओ? या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बनाता है? कौन बनाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। या कैबिनेट बनाती है, या स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाती है, कौन बनाती है? तो पार्लियामेंट का काम होता है, ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट वाटर से रिलेटेड मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करने पर टारगेट करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गलती से भी मत लिख देना, गलत हो जाएगा आंसर। यही क्लैरिटी होती है जो पॉलिटी पढ़ते समय आपको जो है वो रखनी है। अब दोनों स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी और वाटर रिसोर्सेज ऑफिशियल्स मिले, इन्होंने बातचीत करी, है ना, और रास्ते निकाले कि भाई कैसे हम ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में जो महानदी नदी के पानी को शेयर करने से रिलेटेड मुद्दा है उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये सब बातें अभी चल रही हैं, बस सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखिए। बाकी ये चीज इंपॉर्टेंट है लिखने की, आपको हालांकि जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, है ना, यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 56, ये सब चीजें आप पढ़ते हो ऑलरेडी पॉलिटी के अंदर। अलग अलग जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है इंडिया के अंदर, ये सब आप पढ़ते हो। तो आपको बता दूं मैं, आर्टिकल 262 कहता है कि पार्लियामेंट इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन के लिए कानून बना सकता है। तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए कार्रवाई करेगी पार्लियामेंट। और ट्राइब्यूनल मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर हमें कोर्ट बनानी है तो वो इस कानून के थ्रू, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के थ्रू कोर्ट्स बनाई जाती हैं। और केंद्र के पास पावर है कि इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली से रिलेटेड अगर कोई भी मुद्दा होता है तो उसको केंद्र सरकार हैंडल करती है। अब हमारी कंट्री के अंदर देखो, ये याद रखना आप, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी नदी, गोदावरी नदी, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर रावी बियास नदी, यमुना नदी, है ना, और कौन सा है ये, और वंशधारा, वंशधारा बोलते हैं, वामसधारा। तो ये सब नदियों के डिस्प्यूट्स कौन सी स्टेट्स के बीच में चल रहा है, आज के आज इसको याद कर लो। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महानदी नदी ओडिशा, छत्तीसगढ़, जिससे रिलेटेड आज का टॉपिक था। गोदावरी नदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़। रावी बियास नदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। यमुना नदी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। वामसधारा नदी आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो ये याद रखना है कि ये भैया ये सब हमारे नदियों के डिस्प्यूट्स इन राज्यों के बीच में चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं इन नदियों को लेकर इन राज्यों के बीच में, ये याद रखनी है। कारण क्या होता है भैया नदियों मतलब स्टेट्स के बीच में क्यों विवाद होता है नदी के पानी को शेयरिंग से रिलेटेड? देखो यार, ऑब्वियस बात है, सबको ज्यादा पानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाली स्टेट्स जो होती हैं वो डैम बना देती हैं, तो नीचे वाली स्टेट्स के पास कंट्रोल नहीं होता पानी के फ्लो का, तो वो चिल्लाते हैं फिर, है ना। तो ये चीजें हैं। कई बार पानी की डिमांड बढ़ जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, इरिगेशन नीड्स के कारण। कई बार पुराने समय के जो कानून है वो आउटडेट हो चुके हैं, तो उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता जताई जाती है। कई बार मानसून फेल हो जाता है, मानसून से मतलब बारिश अच्छी नहीं होती,
तो पानी की डिमांड बढ़ जाती है, वही सेम चीज। और कई बार तो वो पॉलिटिकल मुद्दा भी ये लोग बना लेते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है भाई। अब प्रॉब्लम इनकी यही होती है यार, कई बार जो ट्राइब्यूनल जो होते हैं ना बहुत लेट जजमेंट देते हैं, ये बड़ा इशू है। और कई बार केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है, तो और टसल होता है, और चीजें डिले होती रहती हैं, है ना। रियल टाइम वाटर शेयरिंग का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो टेक्नोलॉजी को इसमें इन्वॉल्व करो, आप टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करो, देखो लिखा भी है, टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करो आप, है ना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को जो है वो अपडेट करो, बेटर बनाओ, और टाइम लिमिट जो है वो सेट करो ट्राइब्यूनल्स के लिए, जो ऑलरेडी एक अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया बट फिर भी इस पर काम नहीं हो रहा है। ट्राइब्यूनल्स को जो है वो परमानेंट बॉडीज में कन्वर्ट करो, हालांकि दिस शुड नॉट बी द सोल्यूशन। रिकमेंड किया था पुंशी कमीशन ने कि एक साइंटिफिक और इम्पार्शियल रेजोल्यूशन जो है वो लाया जाए, है ना। तो ये सब चीजें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करो कि हाँ ठीक है भाई, सब लोग आपस में स्टेट, जैसे अभी ओडिशा और छत्तीसगढ़ बातचीत करके मैटर को रिजॉल्व करने पर आए हैं, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि सहकारी संघवाद जो है वो उसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आउटडेटेड एग्रीमेंट्स को जो है वो दोबारा से रिव्यू करो, रिवाइज करो, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो, है ना। तो ये चीजें हैं जो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इंडिया में इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट गाइज एक बहुत बड़ी चुनौती है स्टेट्स के बीच में, और लीगल फ्रेमवर्क जो है वो ऑलरेडी है हमारे पास, पर इफेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग और पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि वोट बैंक्स के चक्कर में भिड़वा तक दिया जाता है, ये बात सत्य है, और है ना, इस चीज से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और आज का लास्ट टॉपिक हमारा मेन टॉपिक में, तो हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट का एक प्लान जिसके थ्रू इंपोर्ट जो है वो फार्मा एजेंट्स और बायोफ्यूल एंजाइम्स के कट किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जरूरी भी है। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बायो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेगी। कुछ याद आ रहा है? एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, एपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, फार्मा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लिखा है ना, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स बेसिकली इसको कहा जाता है। ये जो होते हैं ना एपीआईज, लिख लेना कहीं पर एपीआई, इसको एपीआई कहा जाता है। दवाई बनाने के लिए आप कह सकते हो कि ये, मतलब इसके बिना दवाई नहीं बन सकती, और इसको हम लोग चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। तो सरकार ये बोल रही कि नहीं भाई, अब हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग करनी। कुछ याद आ रहा है? कुछ कुछ मतलब मेरे ख्याल से 15-20-25 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बायो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है आज की डेट में। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स अपने पास मेंटेन रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बायोफ्यूल एंजाइम्स, बायो फर्टिलाइजर्स, रीएजेंट्स, और फिर कुछ बायो E3 पॉलिसी के कुछ पार्ट। तो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम बायो मैन्युफैक्चरिंग पर मेनली टारगेट करेंगे, और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएंगे इस चीज में। तो ये कहा जा रहा है भैया। और आज की रेट में चैलेंजेस यही कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कराते हैं, है ना। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स काफी हद तक चाइना से आते हैं, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रोग्रेस के बावजूद पोस्ट कोविड-19 में फर्मेंटेशन बेस्ड ड्रग्स और एंजाइम्स का प्रोडक्शन जो है वो डेवलप बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। पीएलआई स्कीम, ये परफॉर्मेंस नहीं है यार, ये प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। पीएलआई स्कीम परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं है भाई, ये गलत लिखा है इन लोगों ने। दिस इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, है ना। फिर इसके अलावा सरकार का इनिशिएटिव है, 1000 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसको हम लोग जो है वो इंडिया के अंदर ही बनाएंगे। 16 बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स प्लान किए गए हैं, कि बड़े हब्स तैयार करेंगे हम लोग, है ना। एंजाइम्स तैयार करेंगे बायोफ्यूल्स के लिए। बायोफ्यूल का टारगेट भी अभी याद आ रहा है, हमने कुछ सेट किया था। इथेनॉल ब्लेंडिंग 27% था ना टारगेट, 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग हम करेंगे 2030 तक। यस, E27 का टारगेट हमारा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। E27, यस, कंफर्म कर देना मुझे कमेंट बॉक्स पे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 6 बायो फाउंड्रीज जो है वो स्टैब्लिश की हैं, जिसके थ्रू बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशंस को सपोर्ट किया जाएगा।
ठीक है, रिसर्च और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बीच के गैप को जो है वो फुलफिल करने के लिए बनाई गई है। नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट मोहाली में है, जो कि टेक्नोलॉजीज तैयार करेगी फूड और न्यूट्रिशन के बेसिस पर। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोग अच्छा काम जो है वो करने पर टारगेट कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर ज्यादा। बस यही चीज ध्यान में रखो कि अब से हम लोग बायो मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनेंगे, उसको लेकर ये सरकार ने जो है वो ये अनाउंसमेंट जो है वो किया है। इससे इंडिया जो है वो बायोटेक प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, आत्मनिर्भर भारत बूस्ट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो प्रमोट होगी, है ना, बायो इकोनॉमी बढ़ेगी, इनहेंस होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी इस सेक्टर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके थ्रू हम सेल्फ रिलायंस जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो बन पाएंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में, आप कह सकते हो, है ना। बस दैट्स इट, बस यही था गाइस। अब ये देखो, गंगोत्री प्राइमरी सोर्स ऑफ स्नोफॉल इन द गंगोत्री ग्लेशियर रीजन, क्या है भैया बता दो कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। आंसर दिख ही गया है आपको। तो प्राइमरी सोर्स जो है स्नोफॉल का गंगोत्री रीजन में अक्टूबर से लेकर अप्रैल के टाइम पीरियड में वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठंड के समय पर जो हमें देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट ये कौन सा क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट, अच्छा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है भाई, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 262 अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट जो है वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स पे कानून बना सके। एंट्री 56 यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट का एंट्री 17 भी है, ठीक है। बट डी जो होगा आपका 1 एंड 4 होगा, जो जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है। और ये है ज्ञान सर, ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और बैचेस को ज्वाइन करिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।